हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे आज हम आसानी से छोटा सा चैप्टर छोटा चैप्टर क्या, हम तो स्टार्ट किया हुआ चैप्टर, बताना कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, आ जाओ बच्चों, हमने शुरू किया हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और इसके अंदर हम काफी कुछ कर चुके थे। बस छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, मतलब क्वेश्चन ही रहते हैं, ज्यादा कंसेप्ट तो कर ही चुके हैं। आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन मेरे को एक बात याद है ना, आप रिवाइज करके आए हो सारे जने यार? थोड़ा ना ये चैप्टर आपके रिवीजन करने का है, क्योंकि आपको इसकी जर्नल एंट्री की नॉलेज कम है। आ जाओ, मैंने आपको यहां तक करवाया था कैसे अकाउंट्स बंद होते हैं, यहां से आगे करा दिया था यार। मैंने आपको यहां तक करवाया था अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी तक, और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। इसके बाद एग्जाम्पल 11, इसके बाद एक प्रैक्टिकल करवाया था। चलो यहां तक करवाया था। फिर आ जाओ स्टडी मैट में, आराम से करते हैं। स्टडी मटेरियल आ जाओ, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मैसेज एच के पियानो कंपनी शोड नेट लॉस इतने रुपए, इतने रुपए का लॉस दिखाती है कंपनी एज पर देयर फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। द कॉस्ट अकाउंटेंट हाउएवर डिस्क्लोज ए नेट लॉस इतने रुपए फॉर द सेम पीरियड। जबकि हमें इतने रुपए का लॉस दिखाती है कॉस्ट बुक, ये दिखाती है इतने रुपए का लॉस और ये दिखाती है इतने रुपए का लॉस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर रिवील्ड एज रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ फिगर्स ऑफ बोथ सेट्स ऑफ बुक्स। मैंने दोनों बुक्स को अच्छी तरह जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद ये डिफरेंसेस सामने आए। प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, आप मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना दो। आ जाओ स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट सीए साहब, सबसे पहले मुझे नेट लॉस किसका दिया हुआ है? फाइनेंशियल का। और किसका दिया हुआ है? कॉस्ट का। मेरी मर्जी है, मैं जिससे मर्जी स्टार्ट करूं। किससे स्टार्ट करूं? जिससे आप कहोगे। कॉस्ट से कर दूं। चलो, टू लॉस एज पर कॉस्ट बुक्स। कॉस्ट बुक्स में मुझे लॉस निकल आ रहा है 328। क्लियर? आगे फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड कम है, मतलब हमारे खर्चे कम है, हमारे प्रॉफिट ज्यादा है। हम कौन है? कॉस्ट वाले। हमारे प्रॉफिट ज्यादा है तो क्या करूं? कम कर दूं, प्रॉफिट कम कर दूं ना, तभी तो फाइनेंशियल के निकलेंगे। टू प्रॉफिट कम हो जाएंगे। टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर है कि ओवर है? अंडर है, 6000। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 4000। कोई डाउट बच्चों? आगे डेप्रीशिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक, डेप्रीशिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट। हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारे प्रॉफिट कम है, तो क्या करूं? बढ़ा दूं बाय डेप्रीशिएशन 10,000 रुपए।
क्या मुश्किल है ये बातें? अब आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कॉस्ट में है ही नहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमारे प्रॉफिट कम है, हमारे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, हमारी इनकम कम है, हमारे प्रॉफिट कम है। ऐड कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए है? 20,000। बड़े आराम से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बड़े आराम से होंगे ये। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, इनकम टैक्स ये फाइनेंशियल बुक्स में होता है, कोस्ट में होता ही नहीं, तो कोस्ट में ये खर्चे है ही नहीं, हमारे प्रॉफिट ज्यादा है, कम कर देंगे टू इनकम टैक्स। कितने रुपए से ये सब? 1,20,000। ट्रांसफर फीस क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, कोई ट्रांसफर फीस है वो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स के अंदर है, तो हम ट्रांसफर फीस सिर्फ फाइनेंशियल में है ना, कोस्ट में तो है ही नहीं, तो हम हमारे प्रॉफिट कम है। ट्रांसफर फीस सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में है, आपको मैंने बताया था आप अपने बुक्स को कोस्ट मानकर चले, कोस्ट में ये इनकम नहीं है, हमारे प्रॉफिट कम है, बढ़ा दो बाय ट्रांसफर फीस। कितने हुए बच्चों? 2,000। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रेडिट है, मतलब ये इनकम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे प्रॉफिट कम है, तो स्टोर एडजस्टमेंट बाय स्टोर एडजस्टमेंट। अब बस अब निकल आएगा टू लो बाय लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स। 416 देखना यही आ रहा है यहां पर, हाँ 416 ही आना चाहिए। हाँ बच्चे 4,16,000 टोटल करे कितना आया? 4 लाख। चलिए आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। मुझे आपको बताना बेटे एक छोटी सी बात और, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें मुझे कुछ नहीं समझाना आपको। जहां आप जर्नल लेजर वर्ड यूज करते थे ना, वहां पे अगर डेटर होगा तो डेटर, क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर, जो भी होगा वहां पर एंट्री बनेगी। इसे बोलते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर मेरे को, जैसे मैंने गुड्स खरीदे तो मैं भी क्या एंट्री बना रहा हूं? स्टोर अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर। अब बनाऊंगा स्टोर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैंने क्रेडिटर को पेमेंट की, अभी तक तो मैं कोई एंट्री नहीं बना रहा। क्रेडिटर को भी जर्नल लेजर बोलता हूं, बैंक को भी जर्नल लेजर बोलता हूं। यहां एंट्री बनाऊंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाकी कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से अकाउंट बनेंगे, उसी तरह से वही प्रोसेस बंद होने का, वही सब कुछ। सिर्फ एक ही बात कि अब मैं फाइनेंशियल वर्ड्स भी यूज करूंगा। आ जाओ, मैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए इनकी डिस्कशन करना शुरू करता हूं। इंटीग्रल सिस्टम की हमने 2 इलस किए थे ना। फर्स्ट तो इलस नॉन इंटीग्रल सिस्टम का था, सेकंड भी नॉन इंटीग्रल सिस्टम का था, जो थर्ड इलस था वो शायद इंटीग्रल सिस्टम का था। ये रहा, आ जाओ थर्ड। जर्नल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग डेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर इंटीग्रेटेड। कॉस्ट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटीग्रेटेड है। मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ देखते हैं। हमें जर्नल एंट्रियां बनानी है। रॉ मटेरियल परचेज, क्या एंट्री बनेगी? स्टोर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आ जाओ शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन 3।
स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने रुपए? 2 लाख। ठीक है, आगे डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, कितने हैं? 1 रुपये। अब आगे वेजेस पेड, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब वो जर्नल लेजर वर्ड नहीं आएगा। वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 1,20,000। नहीं, पहले हमने पे कितने किए आप ये बताओ ना मुझे। टोटल 1,20 पे किए ना, बात खत्म हो गई। डायरेक्ट पे किए या इनडायरेक्ट पे किए, एंट्री तो यही बनती है पे करने की। वो तो ये है कि डायरेक्ट जितने भी हैं वो WIP में चले जाएंगे, जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे। आगे लिखा हुआ है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 84, आप देख भी लीजिए 1,20 का 70%, 84 ही बन रहा होगा क्योंकि 30% तो इनडायरेक्ट ही थे। तो चार्ज टू, अब कर लो चार्जिंग की एंट्री, क्या बनेगी? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल। 84 WIP में चला गया और यहां कितना बच गया? 36, टोटल 120। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों। अब आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड क्या होगा? ये वो डायरेक्ट खर्चे हैं। WIP अकाउंट डेबिट टू बैंक, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए के हैं? 84,000 के। आगे चलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। ओहो, ये तो बड़ी गलती होगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंकर, तो इसका मतलब तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड थे या फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो फिर? तो इसे मैं फैक्ट्री ओवरहेड इंकर को मैंने तो WIP में कर दिया, ये डायरेक्ट खर्चे नहीं है, ये फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे किए, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह लो या वर्क्स ओवरहेड कह लो, और अब आया कि मैंने चार्ज इतने किए। अब एंट्री क्या बनेगी? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। $92,000। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपने से सब आराम से, मैं इतनी आराम से इसलिए कर रहा हूं कि आप सोच सके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जल्दी बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 20,000। कोई डाउट है बच्चों? अब आगे फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, फिनिश गुड्स बने, क्या एंट्री बनेगी? डेबिट टू WIP, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट
टू WIP लेजर कंट्रोल 2 लाख रुपए। सेल्स कॉस्टिंग मैंने कर लो, ऐसे कर लो। अब तो सिंपल लिख सकते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है। $2,90,000। आगे क्लोजिंग स्टॉक तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, इंटीग्रल सिस्टम में तो कोई एंट्री बनती नहीं थी, नॉन इंटीग्रल में बन जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने 69,000। आगे पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, $1,10,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये था बेटे इंटीग्रल सिस्टम। मुझे कुछ इसमें कोई बात लगी नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात के बाद फोर्थ ये ट्रांजैक्शंस हैं, फिजिकल WIP और कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर प्रीपेड, ये सारे अकाउंट बनाने हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब तो ये सारे ही हो सकते हैं। आ जाओ यही करते हैं। इलस फोर चलो। इन द एब्सेंस ऑफ चीफ अकाउंटेंट है नहीं, यू हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर द मंथ्स कॉस्ट अकाउंट फॉर ए कंपनी विच ऑपरेट ए बैच कॉस्टिंग सिस्टम फुली इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंट। कैसा है ये? इंटीग्रेटेड है। द फ्लोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, ये मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है। बैलेंस एट द बिगिनिंग, स्टोर, WIP, फिनिश गुड्स प्रीपेड प्रीवियस मंथ के, मटेरियल परचेज किया है, इशू किया है, मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, टोटल वेजेस पेड, टोटल वेजेस चार्ज टू बैच, recorded non-productive time, selling and distribution, other sale, finished goods at sold, cost of goods completed and transferred, physical WIP, the production overhead absorbed rate 150% of wages charged to WIP. You are required to prepare ये वाले अकाउंट। हमें ये वाले अकाउंट पूछे हैं, स्टोर का, WIP का, फिनिश गुड का, प्रोडक्शन ओवरहेड का और कॉस्टिंग P&L का। क्या स्टार्ट करें? आ जाओ शुरू करते हैं। हम बनाते हैं इन अकाउंट्स को। फोर्थ इलिस्ट्रेशन 4। मैं आपको ये साथ साथ इसलिए करवा रहा हूं, आप जब तक अपने स्टडी मेट की 4 रिवीजन नहीं कर लेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना कोई RTP ना कोई MTP कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले 4 रिवीजन करनी होंगी, लेंथी। चलो सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल। चलो स्टोर लेजर कंट्रोल, सबसे पहले स्टोर टू बैलेंस BD 25,000, स्टोर लेजर कंट्रोल के बाद WIP
WIP लेजर कंट्रोल, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस BD 20,000, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू बैलेंस BD कितना है? 33। 33 क्यों बोल रहे हो? चलें, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड टू बैलेंस BD टू प्रीपेड ओवरहेड 3,000। क्या यहां तक समझ में आ गई? अब आगे चलो, आराम से पढ़ते चले जाए, बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन पढ़ना होगा आपको इसे। अब मटेरियल परचेज, बोलो जल्दी। स्टोर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक इंटीग्रल सिस्टम है ये, तो स्टोर के अकाउंट में टू बैंक, या स्टोर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी कर सकता हूं मैं। कितने रुपए? 75,000। अब आराम से, मुझे बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, नहीं तो मैं बना देता। मुझे बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, अदरवाइज मैं बैंक अकाउंट बना देता, मुझे बनाना नहीं है। अब आगे मटेरियल इशू, प्रोडक्शन को और फैक्ट्री मेंटेनेंस को। मटेरियल इशू प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन को तो मुझे लगता है WIP होगा। फैक्ट्री के लिए जो किया ये फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ये तो WIP होगा। तो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर, तो बाय WIP लेजर कंट्रोल कितना है? 30,000। WIP के अंदर टू स्टोर लेजर कंट्रोल 30,000, और फैक्ट्री के लिए बाय प्रोडक्शन ओवरहेड 4,000। प्रोडक्शन ओवरहेड में तो फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट बना दिया ना मैंने, टू स्टोर लेजर कंट्रोल। यहां तक की तो बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, 34 तक हो गया। मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, पहले मेरी बात समझ लो, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। हम ना फैक्ट्री में स्टोर डिपार्टमेंट में बैठे हैं, यहां से जो सामान जा रहा है आ रहा है उन सब की एंट्रियां बन रही है। अब हमने एक बैच को सामान दिया, उस बैच ने दूसरे बैच को सामान दे दिया, इन बैचों के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हुई। मेरे साथ तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। समझ में आ गई आपको मेरी बात? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यहां तक हो गया। आगे टोटल वेजेस पेड 30,000, डायरेक्ट 25 और इनडायरेक्ट 5। आ जाओ वेजेस का अकाउंट बना लेते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। कितने रुपए वेजेस पे की? 30,000। बैंक का तो अकाउंट बनाना ही नहीं। अब इसमें से WIP पे कितनी जाएगी? 25, और उस पर तीस। आगे भी कुछ लिखा था, लिखा हुआ ये देखो, यहां तो मैंने ध्यान नहीं दिया। 25 डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस 20। आगे 25 नहीं जा रही, 20 जा रही है। उन्होंने कहा बाकी, अभी मुझे नहीं पता बाकी का क्या क्या करना है, कह रहे 20,000 पे चार्ज होगी।
वेजिस लेजर कंट्रोल। इनडायरेक्ट 5,000 है, उसके बारे में आगे भी लिखा हुआ है, रिकॉर्ड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर। डायरेक्ट वर्कर्स जो डायरेक्ट वेजिस थी 25 की पे की थी, जिसमें से 20,000 तो WIP पे चला गया, 5,000 नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। मतलब हम लेबर को पे तो करते हैं, पर लेबर चाय पीती रहती है, पानी पीती रहती है, इतना टाइम लगता है। नॉर्मल मानता हूं मैं इसे। अगर अब नॉर्मल मानोगे तो कॉस्टिंग P&L में जाएगा, और अगर नॉर्मल मानोगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड में चला जाएगा। मैं नॉर्मल मान रहा हूं। कहां है वेजिस? ये रहा, बाय प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल 5,000 रुपए। ये है आइडल टाइम, पर नॉर्मल है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में 2, वेजिस लेजर कंट्रोल 5,000, ठीक है। और बाकी जो बच गए वेजिस के 30,000 की वेज, बाकी 5,000 बच गए, वो तो इनडायरेक्ट है ही है, वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जानी है। बाय प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल 5,000, टोटल हो गया 30,000। प्रोडक्शन ओवरहेड में 2, वेजिस लेजर कंट्रोल 5,000। कोई डाउट है? यहां तक हो गए हम। चलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, जल्दी बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक का नहीं बना रहा, पूछा नहीं है इन्होंने। कितने रुपए? 6,000। हाँ, नहीं, मर्जी आपकी, अगर नहीं बनाना चाहो तो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड क्या एंट्री बनेगी? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने हैं? 12,000। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड। सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, और फिर P&L अकाउंट डेबिट, वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, नहीं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं इकट्ठा ही बना दूं ना, कॉस्टिंग P&L बना लूं। बुक पूछा तो इसने है ही नहीं, इसने मुझसे कॉस्टिंग P&L जरूर पूछा है। पूछा तो इसने सेलिंग ओवरहेड भी नहीं था, मैं वहां से भी रुक सकता था। बाय सेल्स, कितने की सेल्स है? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, ये क्या हुआ? गलत। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, यार फिनिश गुड से सामान निकला, कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 80,000, और एक अकाउंट बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू फिनिश गुड्स। कितने रुपए है? चलो आगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एट ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, इतने, ये फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, कितने रुपए है? 65,000। और इधर से फिनिश गुड्स में बाय फिनिश गुड्स 50, 65,000।
आगे फिजिकल WIP क्लोजिंग स्टॉक है तो बाय बैलेंस CD 40,000। ओके। प्रोडक्शन ओवरहेड और रेट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितनी है ये देखो, डायरेक्ट वेजेस कितनी है, उसका 150%। डायरेक्ट वेजेस कितनी है 20,000, 20,000 का 150% 30,000। प्रोडक्शन ओवरहेड बाय WIP लेजर कंट्रोल 30,000 रुपए। वेजेस का 150% ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे और WIP में 2 लेजर कंट्रोल 30,000। अब आगे ये तो सारी बातें हो गई। अब तो एक एक अकाउंट को बंद करते हैं। सबसे पहला स्टोर, प्रोसेस वही रखना है। सबसे पहले स्टोर 1,00,000 माइनस 34,000 बाय बैलेंस CD 60। इसके बाद कौन सा खाता बंद करना है, वेजिस। वेजिस पे चलो, टैली हो गया। वेजिस के बाद आगे चलो, डायरेक्ट एक्सपेंस तो होगा ही नहीं। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड किस साइड का बैलेंस आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड किस साइड बैलेंस आ रहा है, क्या ये 30 ही है। 1,000 मैं मान के चलता हूं, ये छोटी मोटी अमाउंट है, कोस्टिंग P&L में डाल दो। अगर ये बड़ी अमाउंट होती तो मैं कैरी फॉरवर्ड करता। कितने रुपए 1,000 कोस्टिंग P&L अकाउंट के अंदर बाय ओवर रिकवरी। इनकम हो जाएगी ना, ओवर रिकवरी की है। प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद WIP, ये लो चलो सोचो। WIP में इतना पहले पड़ा था, इतने का स्टोर, इतने की वेजेस, इतने के प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या चीज 5,000 बचना तो चाहिए नहीं था। अगर इस साइड बचता तो मैं मानता है एबनॉर्मल लॉस, इस साइड बचा एबनॉर्मल गेन। कितने रुपए 5,000 और ये कोस्टिंग P&L में चला जाएगा एबनॉर्मल गेन बाय एबनॉर्मल गेन। ₹5,000। ठीक है, आगे इसके बाद WIP के बाद एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। उसके बाद फिनिश गुड्स बाय बैलेंस CD कितना हो गया, ये फिनिश गुड्स भी। फिनिश गुड्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग, तो सेलिंग है, ये कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कितने रुपए था 6,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स के। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय कोस्टिंग P&L 86। कोस्टिंग P&L में चले गए टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 86 और बाकी मेरे पास प्रॉफिट बच गया। देखिए कितना प्रॉफिट बच गया, कितना 20,000 टू बैलेंस CD या टू नेट प्रॉफिट।
क्या ये मुश्किल है? चलो आप लोग को मैं एक बार ये लिखवा दूं, नॉन इंटीग्रल अपने पास लिख ले, नॉन इंटीग्रल सिस्टम as per this system cost and financial both books इंटीग्रेटेड। बाकी तो मुझे लगता नहीं कुछ लिखवाने की बात है, मैं ये लिखवा देता हूं, पेमेंट टू क्रेडिटर इंटीग्रल सिस्टम में नो एंट्री, नो एंट्री, और नॉन इंटीग्रल सिस्टम नॉन इंटीग्रल सिस्टम बताओ। अच्छा, नॉन इंटीग्रल सिस्टम नो एंट्री और इंटीग्रल सिस्टम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आ जाओ बच्चों, करते हैं शुरू। आगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? अब करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 बस प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इंटीग्रल सिस्टम। Datta Enterprise operate an integral system of accounting. You are required to pass the journal entry for the following transaction that took place for the year ended 31 मार्च। आपने जर्नल एंट्रियां बनानी है, पास द जर्नल एंट्रीज इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो करे कैसे करेंगे आप लोग? बस साथ साथ बनाते जाए एंट्रियां। आज जो जर्नल एंट्री बनानी है, क्वेश्चन नंबर 3। रो मटेरियल परचेज, स्टोर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर। कितना रुपए है? 6 लाख का सामान है, 3 लाख का नगद, 3 लाख का उधार। स्टोर के बाद मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। कितने रुपए? 4 लाख। यहां तक समझ में आ गई? वेजेस पेड, 2 लाख की वेजेस पे की गई, क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो वेजेस पेड, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितनी है? 2 लाख। आगे वेजेस के बाद वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस
कितनी के प्रोडक्शन पे चार्ज? 1 लाख ना, तो 1 लाख फैक्ट्री ओवरहेड में भी डाल दो। प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट है। कोई डाउट है? अब आगे फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड, फैक्ट्री ओवर प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने हजार? 80,000। ओके, क्या मुश्किल है ये? चलो ना आगे। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। एक लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड में वेजेस भी होगी, मटेरियल भी होगा, ओपनिंग बैलेंस भी होगा, क्या पता क्या क्या होगा फैक्ट्री ओवरहेड में। चार्ज एस्टिमेट बेस पर होते हैं। ₹40,000 टू बैंक। 40,000। पता है आपके इस क्वेश्चन से क्या लगा? पुराना कंसेप्ट वीक है। फिनिश गुड्स एट कोस्ट, फिनिश गुड्स एट कोस्ट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। कितना? 5 लाख। आगे चलते हैं। सेल्स 50% क्रेडिट और 50% कैश, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 7.5 लाख है, 3 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 2 लाख। अगला पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई डाउट है? मेरे पास ये बातें हो गई सारी, खत्म क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं इलस 6 पे। इलस 6 5 तो हो गया था ना, इलस 5 हो गया है।
हाँ पांचवा रहता है, चार तक हो गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ रहता है। आ जाओ सिक्स्थ पे। द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। हमें ना अपने फाइनेंस बुक्स देखी, वहां से ये सब मिला हमें। सेल्स, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, फिनिश गुड्स, WIP 70,000, गुडविल राइट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब मुझे अपनी फाइनेंशियल बुक से मिला। इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिल द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। आप पहले मेरी बात समझ लें, मुझे ना तो प्रॉफिट दे रखे इस क्वेश्चन में कॉस्ट के, और ना दे रखे मुझे फाइनेंशियल के। आपको मैं पहले बता दूं, आपको मैंने बताया कॉस्ट शीट फाइनल अकाउंट समझ लो हम उसका कॉस्ट बुक का, और फाइनेंशियल बुक्स का फाइनल अकाउंट तो आपको आता है ट्रेडिंग P&L अकाउंट। इसके प्रॉफिट निकाल सकता हूं मैं, इसके प्रॉफिट निकाल सकता हूं। पहली बात मैं बताऊं, कॉस्ट बुक के अंदर जितना भी डेटा होता है वो एस्टिमेटेड बेस पर होगा, और यहां जो भी डेटा होगा वो एक्चुअल बेस पर होगा। मान लो मैं कह दूं ये कौन सी बुक है, ये फाइनेंशियल बुक्स का डेटा गिवन है, मतलब ये मटेरियल 10 लाख रुपए एस्टिमेटेड है, वो एक्चुअल है। अगर मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं मान के चलूंगा एस्टिमेटेड भी यही है। इन क्वेश्चनों में बच्चों के साथ बस यही प्रॉब्लम है। मुझे अगर एस्टिमेटेड डेटा नहीं गिवन होगा तो मैं एज्यूम करूंगा एक्चुअल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड, और अगर एस्टिमेटेड गिवन है और एक्चुअल गिवन नहीं है तो उसी को ही एक्चुअल एज्यूम करूंगा। मेरा पहले मुद्दा यही है कि मैं कैसे एज्यूम करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी? आ जाओ, मैं फाइनल अकाउंट बनाने शुरू करता हूं। पहले किसके बनाऊं फाइनल अकाउंट? फाइनेंशियल बुक्स के बना लूं। आ जाओ, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये तो सिंपल है, ट्रेडिंग P&L आपने 1 मिनट में बना देना। ये कौन सी बुक्स है? फाइनेंशियल बुक्स। चलो, सेल्स 25 लाख बाय सेल्स कितने यूनिट्स हैं? 20,000 यूनिट्स है और 25 लाख रुपए। आगे मटेरियल 10 लाख, टू परचेज ही है ये। मटेरियल 10 लाख, वेजेस 5 लाख, वेजेस के बाद फैक्ट्री ओवरहेड 4.5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 4.5 लाख हो गई। कोई डाउट है यहां तक? बोलो बच्चों, आगे देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने रुपए? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,60,000। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,80,000। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 1230 यूनिट्स, 1.5 लाख रुपए। WIP 70,000, WIP क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 70,000। गुडविल राइट ऑफ 2 लाख, 2 लाख।
इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, बस टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट 1,10,000। अब मुझे बनानी है कोस्ट शीट। कोस्ट शीट, अब कोस्ट शीट बनानी है। मैं देखता हूं कोस्टिंग रिकॉर्ड, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड बता रहा है सीधा ही, मटेरियल लेबर कुछ बता ही नहीं रहा, तो मैं करता हूं। देखो मटेरियल, अंतरात्मा से देखना, ये मटेरियल आपको एस्टिमेटेड दिख रहा है या एक्चुअल दिख रहा है? अब मुझे ये एस्टिमेटेड दिख रहा है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अब आप अपनी आंतरिक आत्मा से देखेंगे कि आपको कैसा नजर आ रहा है ये। ठीक है, तो मुझे मटेरियल नजर आ रहा है 10 लाख रुपए, मटेरियल 10 लाख रुपए। मटेरियल के बाद वेजेस 5 लाख रुपए, मुझे तो ये भी एस्टिमेटेड नजर आ रही है। अब अगर नीचे दिया हुआ होता है एस्टिमेट तो मैं वही लेता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड मैं देखता हूं, नहीं दे रखा होगा तो इसी को एस्टिमेटेड मान लूंगा, पर ना दे रखा है 100% ऑफ वेजेस, वेजेस का 100% 5 लाख, टोटल कॉस्ट हो गई 20 लाख, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ओपनिंग स्टॉक और WIP तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मैं मान लेता हूं, क्लोजिंग स्टॉक यही है 70,000, क्योंकि आपको पता है WIP की वैल्यू निकालने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग में जाना होगा, और हम मान के चलते यही है। चलो इसके बाद WIP में यही मान लेता हूं, कितना WIP 70,000, ये आ गया मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया क्या ना, फैक्ट्री कॉस्ट 19,30,000। अब आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 19,30,000 का 10%, 1,93,000। मैं तो वही वाले ले लेता एक्चुअल वाले, पर अब मुझे एक्चुअल और एस्टिमेटेड अलग अलग दिख रहे थे, ये तो दिखने से फर्क पड़ता है। अब आगे चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, 21,23,000। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़े ध्यान से कितनी यूनिट्स हो गई, 20,000 प्लस 1230, 21,230। ओपनिंग होती तो माइनस कर देता, ओपनिंग है नहीं, तभी तो करंट की प्रोडक्शन आती ना। भाई इस साल मैंने कितनी बनाई, भाई इस साल 20,000 तो बेच दी, 1230 बची पड़ी हैं, तो 21,230 हो गई। अगर ओपनिंग में 230 होती तो मैंने तो इस बार 21,000 ही बनाई थी, लेकिन ओपनिंग 0 है, तो मैंने कितनी बनाई है 21,230 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो तो है ही नहीं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहां मैं निकाल सकता हूं, वहां से नकल मत मारें, वहां तो फिनिश गुड्स की वैल्यू अलग तरह से निकाल ली होगी, फीफो लीफो कुछ लगा के, वेटेड एवरेज जो भी उन्होंने बता रखा होगा ES2 ने। यहां तो मैं निकालूंगा 21,23,000 डिवाइड बाय 21,230, तो 1,230 की वैल्यू क्या, 1,23,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 21 लाख रुपए। 21 लाख आ गया क्या 20 लाख आ गया? 20 लाख। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, मैं तो यहीं से लूंगा 10 यूनिट पर यूनिट सोल्ड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितनी बेची है मैंने? 20,000 इंटू 10, 2 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स 22 लाख। अब सेल्स $25 लाख। प्रॉफिट 3 लाख। ठीक है, बोलो बच्चों। अब आराम से मेरे पास फाइनेंशियल बुक्स भी बन गई और कॉस्ट बुक भी। यहां प्रॉफिट आ रहा है 1,10 और यहां प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख। मैच करते कारण को। रिकंसिलेशन अकाउंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे मेरे साथ। चलो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स 3 लाख। अब कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। चलो एक एक चीज को मैच करते हैं। पहले कॉस्ट की सभी चीजों को मैच कर ले। मटेरियल 10 लाख, यहां पर मटेरियल कितना है? 10 लाख। होगी बात खत्म। अब आगे हमारे यहां पर वेजेस 5 लाख, इनके यहां पर वेजेस 5 लाख। हमारे यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख, इनके यहां पर 4.5 लाख। तो हमारे पास ओवर रिकवरी चल रही है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं, तो हमारे प्रॉफिट कम है, तो बढ़ाने पड़ेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड ज्यादा है 50,000। अब आगे इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक 70,000, इनका क्लोजिंग स्टॉक 70,000। आगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 193, इनके 260। हमारे पास अंडर रिकवरी है, हम 196 ले रहे हैं, ये 260 ले रहे हैं। हमारे खर्चे कम है तो हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, तो मैं कम कर दूं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 67,000। कोई डाउट है? अब आगे चलते हैं। हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 123। मैं लाइन में जो जो चीजें जोड़ी जा रहा हूं वो लिखे जा रहा हूं। वहां देखिए 123 है क्या? वहां 1.5 लाख। हमारी क्लोजिंग स्टॉक कम है, हमारी इनकम कम है, हमारे प्रॉफिट कम है। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो वो इनकम में ही आता है ना, और हमारे प्रॉफिट कम आ रहे हैं। बढ़ा दो क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए से कम है? कितने से बच्चों? 27,000। आगे चले। कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे 2 लाख हैं, 180। हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारे प्रॉफिट कम है, तो चले जल्दी। सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, हमारे खर्चे ज्यादा हैं, ऐड हो गए ना। ओवर रिकवर्ड 20। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे यहां तो बस प्रॉफिट है और सेल है।
मैच कर लेते हैं सेल और प्रॉफिट। इनकी भी सेल 25 है, प्रॉफिट तो मैच कर ही रहे हैं। अब कुछ रह गया क्या? दो चीजें, गुडविल राइट ऑफ और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे प्रॉफिट ज्यादा है तो कम कर दो। गुडविल राइट ऑफ और इंटरेस्ट कितने रुपए है? 2 लाख और 20,000। आप मुझे बता दें प्रॉफिट कितना? एक मैच हो गया। ये थी पूरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे कोशीट बनी, कैसे फाइनेंशियल के फाइनल अकाउंट बने, क्या आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, पक्का ना? हमारा कौन सा इलस था ये? 6। चलो आ जाओ और करते हैं। इलस 8 करते हैं। इलस 8 आ जाओ। इलस 8, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, बैड डेट्स, प्रीलिमिनरी लीगल चार्जेस, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का WIP का। द कोस्ट अकाउंट्स ऑफ द सेम पीरियड रिवील द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 56 लाख। अब मैं यही डायरेक्ट मटेरियल लूंगा, इनके वाला नहीं लूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 6 रुपए पर यूनिट सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 8 रुपए पर यूनिट। प्रिपेयर द P&L अकाउंट फॉर बोथ एज फाइनेंशियल और एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, रिकंसाइल टू। करें शुरू? आ जाओ। पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लो। फाइनेंशियल डेटा गिवन है मुझे। आ जाओ। इलिस्ट्रेशन 8, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये फाइनेंशियल का बन रहा है, ट्रेडिंग एंड P&L। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 50 लाख टू मटेरियल। $50 लाख। डायरेक्ट वेजेस 30 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 7 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 960। बैड डेट्स 80,000। टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000। टू लीगल चार्जेस 10,000। डिविडेंड रिसीव 1 लाख। इंटरेस्ट रिसीव 20,000।
बाय सेल्स 120 लाख, 1,20,000 यूनिट, 120 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 320, फिनिश गुड्स 320, WIP 240, फिनिश गुड्स की यूनिट कितनी है? 4,000। आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे प्रॉफिट बताएं कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितने रुपए आ रहा है, जल्द से जल्द बताएं। मुश्किल तो नहीं है ना? 12,90,000। $12,90,000। अब आगे कोशिश बनानी होगी मुझे। मुझे जो जो डेटा दिया हुआ है वो देख लूंगा, जो नहीं दिया हुआ वो एज्यूम कर लूंगा। मटेरियल गिवन है 56 लाख रुपए। देखना वैसे यहां भी 56 ही था क्या? 50। अब मैं तो 56 लूंगा। मटेरियल कंज्यूम्ड वेजेस मुझे दे नहीं रखी तो मैं यही एज्यूम कर लूं 30 लाख। डेट इज माई प्राइम कोस्ट। कितने? 86 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड 20% और प्राइम कोस्ट, तो प्राइम कोस्ट का 20%, 86 लाख का 20% कितना? 17,20,000। आगे फैक्ट्री, ये क्या आ जाएगा? ग्रोस फैक्ट्री कोस्ट कितना आया? ग्रोस फैक्ट्री कोस्ट 3,20,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एज्यूम कर लूंगा सेम ही है, डिटेल तो गिवन ही नहीं है मुझे कुछ। 240 फैक्ट्री कोस्ट 1,80,00,000। ठीक है, 1,80,00,000 हो गया ये। अब आगे, अब हमें क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 6 रुपए पर यूनिट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब वैसे भी ये जर्नल है, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ही नहीं, ये रिलेटेड टू सेल है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो हम चलते हैं और लिखते हैं यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कितनी यूनिट्स है? यूनिट्स 1, 20 और 4, 1,24 है। अगर ओपनिंग होती तो माइनस कर देता इसमें से, तो 1,24 है ये। ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, सीधा माइनस करता हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,80,00,000, 124 की वैल्यू है, तो 4,000 की कितनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी? कितना? 3,25,160, 60 कर दो। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
करो माइनस कितना आ रहा है, 54,840, ठीक है। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, 6 रुपये पर यूनिट सोल्ड। कितनी बेची है मैंने, 1.20 इंटू 6, 7.20। सेलिंग ओवरहेड कितने हैं, 8 रुपये पर यूनिट सोल्ड, 9,60,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब प्लस करेंगे इसमें प्रॉफिट और आ जाएगी सेल्स। कितनी है सेल्स, 1,20,00,000। ओहो, एक करोड़ 20,00,000 कितना है, कोई डाउट है किसी को? मेरे पास ये कोशीट बन गई। अब क्या बनाऊंगा मैं, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आ जाओ अब बनाते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। चलो, प्रॉफिट एज पर कोस्ट बुक्स, कोस्ट बुक के प्रॉफिट्स कितने हैं ये देखने होंगे मुझे, 5,65,160। अब इसमें कुछ ऐड होंगे और कुछ लेस होंगे। चलो फर्स्ट से मैच करना शुरू करते हैं। हमारे यहां पर मटेरियल 56 का, इनके यहां पर मटेरियल 50 का। हमारा खर्चे ज्यादा है, हमारे प्रॉफिट कम है, तो मटेरियल 6 लाख। मटेरियल के बाद हमारी वेजेस 30 की, इनकी वेजेस भी 30 की। इनके फैक्ट्री ओवरहेड 16 के, हमारे 17-20 के। हमारे पास 1-20 के ज्यादा है, हमारे प्रॉफिट कम है, तो बढ़ा दो फैक्ट्री ओवरहेड। ओवर रिकवर 1,20,000 फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। अब फैक्ट्री ओवरहेड के बाद इनके एडमिनिस्ट्रेशन है 7 लाख, हमारे कितने हैं? पहले मैथ कैसे चलते, क्लोजिंग स्टॉक 240। एक चीज को पकड़ा कर, जैसे मैंने कोच शीट को देख रहा हूं ना, तो बार बार इसको देख के चले। कोच 240, इनके यहां पे कितने हैं, 240। आगे हमारे यहां पर फिनिश गुड्स 325, इनके यहां पर 320। हमारा प्रॉफिट कम है तो बढ़ा दें। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए से कम है हमारे पास? हमारे पास 325 है, इनके पास नहीं, इनके पास कम है। हमारे पास 325 है, हमारे पास ज्यादा है। हमारे प्रॉफिट ज्यादा है, हमें कम करने होंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? नहीं 5,000 नहीं, कुछ फर्क है, 5,160। अब आगे चलो, एडमिनिस्ट्रेशन 720 और सेलिंग 960। एडमिनिस्ट्रेशन 720, हमारे इनका 7, हमारे यहां पर ज्यादा है, हमारे प्रॉफिट कम है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20,000। अब आगे सेलिंग ओवरहेड 960 और इनके अभी 960 है। ओके, आगे बस हमारा प्रॉफिट आ गया। इसके बाद तो सेल तो सेम है। अब डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हमने लिखा ही नहीं, तो हमारे प्रॉफिट कम है, बढ़ा दो। डिविडेंड रिसीव 1 लाख,
1,00,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब इस साइड बैड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, ये सब हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करें? लेस कर दो। बैड डेट्स 80,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000, लीगल चार्जेस 10,000। अब आप देखिए प्रॉफिट क्या आ रहा है, क्या उससे मैच हो रहा है? क्या मैच हो रहा है? यस, खत्म। क्या मुश्किल है? मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, थोड़ा सा हैवी लेवल लेकर आएंगे इसका। ओके बच्चों, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।